हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हीट शॉक प्रोटीन्स। तो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। दे हेल्प टू स्टेबलाइज द इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस लाइक हाई टेम्परेचर। स्ट्रेस तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, जैसे कि आपने किसी सेल को तो स्ट्रेस दिया, सपोज आपने हाई टेम्परेचर दिया, तो वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा। तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो वो कुछ फैमिली ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, जो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट को, और उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, हीट शॉक प्रोटीन्स। मैंने क्या बोला, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, स्ट्रेस दोगे किसी भी टाइप का, सपोज हाई टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ सिंथेसाइज करेगा, राइट। तो दे सिंथेसाइज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। और क्या होगा, उससे वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे ना इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब आप देखो कि आपके साथ भी अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही है तो आप किसी तरह से अपना को काम करने की कोशिश करते हो ना, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, इजंट इट। ठीक है, तो दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये कब डिस्कवर्ड हुए थे, पहले अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सपोजर, जब सेल को हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर दिया गया था। लेकिन बट नाउ नोन टू बी एक्सपोज ड्यूरिंग अदर स्ट्रेसेस में भी हीट शॉक प्रोटीन्स जो है फॉर्मेशन होती है उनकी, लाइक कोल्ड, यूवी लाइट, कोई भी वुंड हो गया। ओके, अब आई थिंक आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के हीट शॉक प्रोटीन्स। अच्छा, पहली चीज़ ये हमें, ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और हमें यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, एंड इट्स द मोस्ट कंजर्व्ड पॉलीपेप्टाइड्स, मोस्ट कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कितने टाइप के हीट शॉक प्रोटीन्स हैं, HSP 100 है, HSP 90, 70, 60, 40। इनकी जो नेमिंग है वो कैसे की गई है, इनकी नेमिंग की गई है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट, हमने नेमिंग किया गया है। क्लियर, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। 100 रेफर्स टू किलो डाल्टन, प्रोटीन का वेट डाल्टन में होता है ना, किलो डाल्टन में। ठीक है, तो HSP 100 का रोल क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन डिसएग्रीगेशन एंड रीएक्टिवेशन। इसका रोल क्या होता है HSP 100 का, प्रोटीन की डिसएग्रीगेशन में और रीएक्टिवेशन में। डिसएग्रीगेशन क्या होता है मैं आगे समझाती हूँ आपको। ठीक है, आप HSP 90 क्या रोल क्या है, ये प्रोटीन की फोल्डिंग, स्टेबिलिटी और डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। मतलब जो हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं तो उनका क्या रोल है, मतलब ये प्रोटीन की फोल्डिंग में भी रोल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी में भी, डिग्रेडेशन में भी। HSP 70 प्रोटीन फोल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, डिग्रेडेशन। अगर आप जितने भी HSP ले लो, इनका बेसिकली रोल क्या है, प्रोटीन को फोल्ड करना, उनको डिग्रेड करना या उनको स्टेबल करना, रेगुलेट करना उसकी स्टेबिलिटी के लिए, सबको यही रोल है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, नेम अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द स्मॉल 8 किलो डाल्टन यूबिकिटिन, यूबिक्यूटिन है, यूबिक्यूटिन आपको पता होगा ना। द स्मॉल 8 किलो डाल्टन यूबिक्यूटिन मार्क्स द प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन, इज ऑल्सो अ हीट शॉक प्रोटीन। जो यूबिक्यूटिन है, 8 किलो डाल्टन का छोटा सा प्रोटीन है, वो भी एक हीट शॉक प्रोटीन है। ये क्या करता है, जो जो प्रोटीन आपको डिग्रेड करना होता है उसको मार्क करता है। जैसे आप टैग लगाते हो ना किसी चीज़ की, मुझे भाई मुझे इसको चीज़, इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो इस पर टैग लगाते हो कि हाँ ये इसको ख़त्म करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये टैग लगाता है ना। तो यूबिक्यूटिन मार्क्स द प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन, तो ये भी एक हीट शॉक प्रोटीन है। ठीक है, मैनी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैज चैपरॉन फंक्शन। चैपरॉन क्या करता है, मतलब विच इन्वॉल्व, जो नए प्रोटीन बने हैं उनकी करेक्ट फोल्डिंग करना या रीफोल्ड करना, प्रोटीन जो डैमेज हो गए, जैसे कोई भी सेल में स्ट्रेस हुआ, ठीक है, कोई भी सेल के अंदर स्ट्रेस आया तो प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उसको रीफोल्ड करना। इट मीन्स जो हीट शॉक प्रोटीन है उनका जो फंक्शन है वो एक चैपरॉन की तरह फंक्शन भी करते हैं, प्रॉपर प्रोटीन को फोल्ड करना, अगर मिस फोल्डेड तो उसको दोबारा से रीफोल्ड करना। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम ये एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो एक्सप्रेशन है हीट शॉक का, हीट शॉक प्रोटीन्स का, वो रेगुलेट होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। किस लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे होता है रेगुलेट। ठीक है, ये ड्रोसोफिला का है बेसिकली। देखो, ड्रोसोफिला में HSP70 जीन है, पाया जाता है। ठीक है, इसका मैंने भी फंक्शन बताया था ऊपर आपको। ठीक है, अब HSP70 जीन है। ठीक है, कुछ हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है, कि जैसे ही ड्रोसोफिला में हीट का स्ट्रेस आया, टेम्परेचर 33 या उससे अबव हीट का स्ट्रेस आया। ठीक है, तो हीट के स्ट्रेस आने से क्या होगा, जो हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जब ये फ्री फॉर्म में थे, इनएक्टिव थे, तो हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या हो जाएगा, फोस्फोराइलेशन हो जाएगा। वो केमिकली ऑल्टर हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, फोस्फोराइलेट हो जाएंगे। और इस फोस्फोराइलेशन वाली स्टेट में ये कहाँ बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पे जो हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट है यहाँ पे वो बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, जो जीन है यहाँ पे ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा किसके लिए, टू RNA पॉलीमरेज। ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इन जीन्स का वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर गए हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, ठीक है, अब RNA बनेगा और RNA से फर्दर क्या बनेगा, हीट शॉक प्रोटीन्स बनेंगे। क्लियर। तो जब कोई स्ट्रेस नहीं था, तो जो HSP70 जीन है जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था। जैसे हीट का स्ट्रेस आया, तो जो हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स था, इसमें क्या हुआ, केमिकल ऑल्ट्रेशन हुई और ये क्या हो गया, फोस्फोराइलेट हो गया। और इस फोस्फोराइलेटेड स्टेट में ही वो कहाँ पे बाइंड कर जाता है, हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट, इस सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, एंड मेक द जीन मोर एक्सेसिबल टू RNA पॉलीमरेज। ठीक है, और RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, RNA बनेगा और फर्दर हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन्स बन जाएंगे। ठीक है, हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट। ओके, देखो ये बताया मैंने, इंडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ड्रोसोफिला HSP70 जीन बाय हीट शॉक, ये डायग्राम है। अब आई थिंक आपको समझ में आया मैंने क्या बताया। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में, दैट फैमिली ऑफ प्रोटीन्स जो सेल प्रोड्यूस करता है जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। ठीक है, स्टेबलाइज एंड दे हेल्प टू स्टेबलाइज द इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट को ये स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। हीट के कारण शॉक लगा और शॉक के बाद हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले डिस्कवर हुए थे अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सपोजर टू सेल्स टू हाई टेम्परेचर। क्लियर, बट नाउ नोन टू बी एक्सपोज ड्यूरिंग अदर स्ट्रेसेस जैसे कोल्ड, यूवी लाइट हो गया, वुड हो गया। मैंने टाइप ऑफ आपको हीट शॉक प्रोटीन्स बता दी कि 100, 90, 70, 60, 40। अब देखो HSP40 है, ये को चैपेरोन है फॉर HSP70। को चैपेरोन का मतलब क्या होता है, को मतलब जैसे ना साथ देने वाला। ठीक है, जो HSP70 की हेल्प करता है ये, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट, डिग्रेडेशन में। ठीक है, मैंने बताया कि जो HSP का नेम है वो अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर वेट है, जैसे 40 तो 40 किलो डाल्टन। ठीक है, और मोस्ट कंजर्व्ड भी है पॉलीपेप्टाइड, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर मैंने बताया जो स्मॉल 8 किलो डाल्टन यूबिक्विटिन है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, मतलब मार्क करता है, फिर फर्दर प्रोटेजोम में होता है, डिग्रेडेशन होता है ना। ठीक है, तो यूबिक्विटिन क्या करता है, बस एक टैग लगा देता है कि भाई हाँ इसको डिग्रेड करना है तुम्हें। क्लियर। अब मैनी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप है शेपरोन फंक्शन है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, न्यू प्रोटीन को करेक्ट फोल्डिंग करना, कोई मिस फोल्डेड प्रोटीन है जो डैमेज हुआ सेल स्टेट्स को, उसको रीफोल्ड करना, और बाकी मैंने आपको ये डायग्राम समझाया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, अब देखते हैं द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HSP जीन्स इज मीडिएटेड बाय हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम बताया था, ये लिखा हुआ है क्या मैंने बताया। ठीक है, कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हीट शॉक प्रोटीन्स जीन्स का, वो कौन मीडिएट करता है, हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, अब जैसे स्ट्रेस कंडीशन आती है तो जो HSTF है वो केमिकली ऑल्टर हो जाते हैं बाय फोस्फोराइलेशन, ये बताया मैंने। और उसी अल्टर्ड स्टेट में ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है HSP जीन्स के, वहाँ पे बाइंड कर जाता है। ऑल्टर्ड स्टेट में जो हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बाइंड कर जाते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है HSP जीन्स के। कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैंने बताया आपको, अगर आपको पता हो तो कौन सा था वो, हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, जो अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है HSP70 जीन्स के, बताया था ना अभी। ठीक है, तो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा एंड इट मेक देम एक्सेसिबल फॉर RNA पॉलीमरेज। क्लियर। अच्छा,
ओके, सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था एफ्रेटोसा ने 1962 में इन रिस्पॉन्स टू हिस्टेरिन ड्रोसोफिला। अब देखो फंक्शन मैंने बताया आपका कि इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करना, जैसे कि करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, कोई भी अनवांटेड प्रोटीन उसको एग्रीगेट उसको इकट्ठा नहीं होने देते, ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन्स को, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद इन द सेल। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन से, सूजन जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, एंड एपोप्टोसिस, सेल डेथ, ठीक। अच्छा, अगर ये रेगुलेट ना हो प्रॉपर, हीट शॉक प्रोटीन्स अगर रेगुलेट नहीं होते प्रॉपर, इनके डिसरेगुलेशन से कौन कौन सी डिसीजेस एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो एक तो है कैंसर। अगर HSP का एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन लेवल पे अगर ऑल्टर हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ट्यूमरोजेनेसिस हो जाती है, ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा डीजेनरेटिव डिजीज़, मतलब इसमें न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो जाते हैं, जैसे अल्जीमेयर है, पार्किंसन डिजीज़ है। अगर आप बात करें अल्जीमेयर की तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जैसे कि मेमोरी लॉस इसमें होता है, मेन फीचर है मेमोरी का लॉस हो जाता है। होता क्या है कि इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जैसे कि एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, तो जो एसिटाइल कोलिन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसका लेवल डिक्रीज़ होने लग जाता है इसमें, ठीक है। एमाइलॉइड एक प्रोटीन है, उसमें एमाइलॉइड बीटा एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसका ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है तो क्या होता है, प्लैक बनने लग जाता है ब्रेन में, मतलब जगह जगह पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे पार्किंसन है, ठीक है, देखो हम डेली DP चेंज करते हैं तो पार्किंसन DP से आप याद रख सकते हैं, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो जो पार्किंसन है वो क्या करता है, उसका पार्किंसन डिजीज़ में होता क्या है, मतलब जिसको हो जाती है उसका क्या होता है कि मूवमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन उसका सारे हिल जाते हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाता है। जैसे बॉयज़ ऑफन सेज, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, यू आर माई डोपामिन, बोलते हैं ना, बोलते होंगे तो डोपामिन के बारे में पढ़ना, ठीक है, मैंने जिस बताया है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब आता है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में, प्रोटीन डिसएग्रीगेशन और एग्रीगेशन। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हर वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, राइट। तो प्रोटीन डिसएग्रीगेशन क्या होता है, देखो कोई भी स्ट्रेस आया, डिजीज़ हुई, तो प्रॉपर प्रोटीन फोल्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो जो अगर मिसफोल्डेड या एग्रीगेट प्रोटीन जो कहीं पे इकट्ठा हो रखे हैं, प्रॉपर फोल्ड नहीं होते, ठीक है, तो ये इनको क्या कहता है, ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और रीस्टोर किया जाता है उनकी जो नेटिव मतलब जो ओरिजिनल फंक्शनल कन्फर्मेशन थी उसमें किया जाता है। तो जो HSP 100 था उसका रोल क्या था, प्रोटीन डिसएग्रीगेशन में उसका रोल था, ठीक है। मतलब कोई अगर मिसफोल्डेड या कहीं पे इकट्ठा हो रखा है प्रोटीन, उसको तोड़ा जाता है, उसको दोबारा से उसके नेटिव फंक्शन कन्फर्मेशन में लाया जाता है, तो कौन करता है, HSP 100 का रोल है ये, ठीक है। और दूसरा है एग्रीगेशन। अगर कोई प्रोटीन, जैसे प्रोटीन्स मिसफोल्ड होते हैं, कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है, एक एक से भले दो, जैसे बोलते हैं ना कि मैं ख़राब हूँ तो मैं, और अगर मैं सपोज कोई बुरा होता है तो उसको बुरे ही दोस्त होते हैं, अगर आप देखो तो एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो दूसरे मिसफोल्डेड प्रोटीन का इंटरेक्ट करेगा, अगर कोई एक अच्छा है तो और अच्छे का इंटरेक्ट करेगा। वैसे ऐसा एग्जांपल देना नहीं चाहिए बट ठीक है, जैसे समझ में आता है। तो एग्रीगेशन क्या होता है, प्रोटीन एग्रीगेशन क्या होता है, जिससे कोई प्रोटीन मिसफोल्ड हुआ तो वो इंटरेक्ट करता है दूसरे मिसफोल्डेड प्रोटीन का, जिससे क्या होता है, एक ऐसे फिब्रिल्स या एग्रीगेट्स बन जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं फिर। क्लियर। तो देखो मिसफोल्ड होने से अगर कुछ भी गलत करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आगे आ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक मैं समझ सकती हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं, हीट शॉक जीन्स, हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो बना देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्या रही हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपका दिन अच्छा रहे, थैंक यू।